हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वेक्टर। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? वेक्टर, क्लास 12 नहीं, ठीक। वेक्टर हम लोगों को पढ़ना है। फिजिक्स में आप स्टडी किए होंगे, वेक्टर को डिफाइन किए होंगे। हम लोग फिर से यहाँ पे डिफाइन करने जा रहे हैं। वेक्टर वो फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन भी हो, साथ ही जिसे हम सिंपल अलजेब्राइक लॉ के मदद से ऐड और सब्ट्रैक्ट ना कर सके, ठीक। यदि आप सीधे यहां तक छोड़ देते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है वो वेक्टर होगा, तो फिर करंट जो होता है, इलेक्ट्रिक करंट है ना, उसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, लेकिन वो स्केलर क्वांटिटी। क्या है वो? स्केलर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है, इसके बावजूद भी स्केलर है। और हम लोग वेक्टर को डिफाइन कर रहे हैं किस तरह से? वो फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और साथ में डायरेक्शन हो, क्या कहलाता है? वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? वेक्टर क्वांटिटी। तो इस हिसाब से इलेक्ट्रिक करंट भी वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट क्या है? स्केलर है। कारण होता है इलेक्ट्रिक करंट, यदि दो तरफ से इलेक्ट्रिक करंट आ रही है इस डायरेक्शन में, यहां पे मान लो 5 एम्पियर है, ठीक, और ये एम्पियर AMP नहीं, और यहाँ 6 एम्पियर है, विद्युत धारा आ रही है यहाँ पे, और इस डायरेक्शन में ये टोटल जा रहा है, तो 11 एम्पियर होगा। कितना होगा? 11 एम्पियर। यहाँ इस दो इलेक्ट्रिक करंट को सम करने के लिए, योगफल ज्ञात करने के लिए हमें किसी स्पेशल ज्योमेट्रिकल लॉ की आवश्यकता नहीं हुई, डायरेक्ट हम इसको ऐड करके निकाल लिए। और यही रीजन है कि ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, साथ ही जिसे सिंपल अलजेब्राइक लॉ से जोड़ा या घटाया नहीं जा सके, सम और डिफरेंस सिंपल अलजेब्राइक लॉ से नहीं किया जा सके, उसे ऐड करने के लिए या सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें स्पेशल ज्योमेट्रिकल लॉ की आवश्यकता होती है, ठीक। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उस फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर, ठीक। चूंकि इलेक्ट्रिक करंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें किसी स्पेशल ज्योमेट्रिकल लॉ की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है, जबकि इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। क्लियर है बातें? ठीक। तो हम लोग वेक्टर का डिफिनीशन लिखेंगे। A physical quantity which has magnitude as well as direction and cannot be added or subtracted by simple algebraic law। मतलब इसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें स्पेशल ज्योमेट्रिकल लॉ की आवश्यकता होती है ना। टू ऐड और सब्ट्रैक्ट, टू ऐड और या फॉर द एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी we need some special geometrical law, special geometrical law, ठीक। वेक्टर क्वांटिटी को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें स्पेशल ज्योमेट्रिकल लॉ की आवश्यकता होती है, ठीक ना। चलिए एग्जांपल यदि वेक्टर क्वांटिटी के लिए, तो वेलोसिटी, ठीक, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, एक्सीलरेशन, etc are vector quantities, ठीक।
स्केलर को भी हम लोग डिफाइन कर ही लेते हैं। और फिजिकल क्वांटिटी which has magnitude only and can be added or subtracted by simple algebraic law. Algebraic law is called scalar quantity. Scalar quantity. ठीक, एग्जाम्पल की बात करें तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था नहीं, लेकिन डिस्टेंस क्या होता है स्केलर। स्पीड वेलोसिटी वेक्टर था, लेकिन स्पीड क्या होता है स्केलर, ठीक ना। फिर इलेक्ट्रिक करंट मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होते हुए भी ये क्या है स्केलर क्वांटिटी है। ईटीसी आर स्केलर क्वांटिटीज, ठीक, ये सब क्या है स्केलर क्वांटिटीज। क्लियर है। चलिए उतारिए तेज में उसमें। चलिए देखिए, एक जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होता है, एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट मतलब रेखाखंड जिसमें दिशा हो, रेखाखंड जिसमें दिशा हो। एक हम रेखाखंड ले लेते हैं ए बी, जिसमें दिशा हो एक निश्चित दिशा ए से बी की ओर है नहीं, ठीक। यह एक वेक्टर होता है, ये एक वेक्टर होता है। क्यों? क्योंकि ये एक रेखाखंड है, इसमें दिशा भी है और इसके एक निश्चित परिमाण भी है ना, इसका एक निश्चित लंबाई भी है, ठीक। तो मैग्नीट्यूड भी हो गया और डायरेक्शन भी हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, क्या होगा, ये वेक्टर होगा। क्या होगा ये वेक्टर। एक निश्चित दिशा है, हम देख रहे हैं कि इसको बोलेंगे कि ए से बी की ओर है दिशा नहीं, तो ए को इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, इस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, और बी को टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं। बी को क्या बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं। जो एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होगा ए बी, वह एक वेक्टर होता है। इसको डिनोट कैसे करते हैं, या तो आप ए से डिनोट कर दीजिए, ए के ऊपर में एरो दे दीजिए, या ए बी एरो दे दीजिए, ठीक। इसमें फर्स्ट पॉइंट जो होता है इनिशियल पॉइंट होता है, और सेकेंड जो होता है, ये जो वेक्टर लिखने का तरीका है वो टर्मिनल पॉइंट होता है, ठीक। इसका जो मैग्नीट्यूड है, ये लंबाई जो है वो मैग्नीट्यूड होता है, और इसको सिंपली ए या सिंपली ए बी या ए बी का वेक्टर ए बी का ऐसे मॉड में ले लीजिए, मैग्नीट्यूड बता रहा है। और वेक्टर ए से यदि ए से लिखे हैं तो इसको क्या वेक्टर ए को मॉड में रखिए, ये इसका मैग्नीट्यूड होगा। इस वेक्टर का क्या होगा ये मैग्नीट्यूड। क्लियर है बातें, ठीक। तो हम लोग इस चीज को लिखेंगे, एरो दे करके लिखेंगे, अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ए बी, a directed line segment AB is a vector quantity, ठीक। ए को बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, इसमें ए क्या होता है इनिशियल पॉइंट जहां से स्टार्ट होता है, और बी जहां पे खत्म हो रहा है। ए से बी की ओर डायरेक्शन है नहीं, ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का डायरेक्शन क्या है फ्रॉम ए टू बी, ठीक। बी को बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट, बी को क्या बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। क्लियर है। जो लेंथ ऑफ ए बी है,
length of AB is magnitude of the vector AB वेक्टर AB का क्या है? मैग्नीट्यूड। वेक्टर AB का क्या है? मैग्नीट्यूड। ठीक, एरो देकर के लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ AB का जो मैग्नीट्यूड होगा उसे हम डिनोट करेंगे इज डिनोटेड बाय या एक चीज और हमें मेंशन करना है, इसको हम लोग ए से भी लिख दिए हैं ना, इज अ वेक्टर क्वांटिटी डिनोटेड बाय ए या AB भी रख सकते हैं ऐसे भी। ठीक, ए पर आप तीर दे दीजिए स्मॉल ए पे, या नहीं तो ए दोनों इंड पॉइंट को लिखिए और पहले लिखिए इनिशियल पॉइंट, बाद में लिखिए टर्मिनल पॉइंट, और पहले से दूसरे की ओर क्या एरो दीजिए, इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट की ओर एरो दीजिए। इस तरह से लिखना, वहां हम लिखे ही है। ठीक, तो इस तरह से इसको लिखा जाता है। क्लियर है चीज? अब जो मैग्नीट्यूड होगा इसको हम लोग डिनोट करते हैं, या तो एक जो ए वेक्टर लिए थे उसका मॉडुलस ले लीजिए, या जो AB वेक्टर दिखलाए हैं उसका मॉडुलस ले लीजिए, या सिंपली ए लिखिए या सिंपली AB लिखिए। ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, ये इसका क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया। ये फिगर बनाएंगे, इतना चीज लिखेंगे। क्लियर है बातें? एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट वेक्टर होता है, ठीक, जिसमें यदि लाइन सेगमेंट AB है, A से B की ओर डायरेक्शन है, तो उसको लिखने का तरीका ये रहा, AB और AB पर एरो देंगे A से B की ओर, या सिंपली वेक्टर A स्मॉल a पर एरो का साइन देंगे। एरो जो है वो बताता है डायरेक्शन को, वेक्टर के डायरेक्शन को। ठीक, जो लाइन सेगमेंट का लेंथ होगा वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। वेक्टर का क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा। वेक्टर का क्या होगा? मैग्नीट्यूड। AB में A इनिशियल पॉइंट होगा वेक्टर का और B टर्मिनल पॉइंट होगा वेक्टर का। क्लियर है बातें? चलिए उतारिए। एरो एक इंडिकेट कर दीजिए। एरो मैग्नीट्यूड के बारे में तो लिख ही चुके हैं। रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। एरो क्यों पड़ता है? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, वेक्टर का दिशा बताने के लिए, वेक्टर का दिशा बताने के लिए। ठीक, अब हम लोग बोल ही रहे हैं A से B की ओर होगा, है ना, एरो जो दिए हैं। डायरेक्शन भी A से B की ओर लिए थे, तो एरो मतलब डायरेक्शन को ही बता रहा है। अगला टॉपिक है हमारा पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर बिल्कुल सिंपल है। देखिए, यदि स्पेस में P कोई पॉइंट है, स्पेस में 3D जस्ट हम लोग पीछे पढ़े हैं नहीं, P कोई पॉइंट है स्पेस में जिसका कोऑर्डिनेट x, y, z है, और वो क्या है? ओरिजिन है। यदि हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सेस ड्रॉ किए हुए हैं, प्लेन्स को ड्रॉ किए हुए हैं, ठीक, वो क्या है? ओरिजिन है। O से P को ज्वाइन करेंगे, O से P को ज्वाइन करेंगे और P पर कैप लगा देंगे। P पर क्या लगा देंगे? कैप लगा देंगे। जो OP वेक्टर मिला हमें, यही OP वेक्टर पॉइंट P का पॉइंट O के रिस्पेक्ट में, मतलब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में क्या कहलाता है? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर। क्लियर है बातें? ठीक, P स्पेस का कोई भी पॉइंट है XYZ जिसका कोऑर्डिनेट्स है, ठीक, OP वेक्टर जो होगा, OP वेक्टर वो क्या होगा? पॉइंट P का पॉइंट O के रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर। क्लियर ना? लेट PXYZ be any point in space, then the vector OP is called position vector of the point P with respect to
द ऑरिजिन ओ, विद रिस्पेक्ट टू द ऑरिजिन ओ, ओ के रिस्पेक्ट में क्या, ऑरिजिन ओ के रिस्पेक्ट में पॉइंट पी का क्या हुआ, ओपी, पोजीशन वेक्टर हुआ। मतलब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ओपी वेक्टर, जहां ओ इनिशियल पॉइंट है और पी क्या होगा, टर्मिनल पॉइंट है ना, ओपी वेक्टर जो होगा वो क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ओ, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ओ। अब कोई बता सकते हैं ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा जब पी एक्स वाई जेड दिया है, तो वेक्टर ओपी जो पी का पोजीशन वेक्टर है, उस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, लेंथ कितना होगा, ओपी की क्या होगा, किसके इक्वल होगा, जब आपको पी का कोऑर्डिनेट हम एक्स वाई जेड दे दिए, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये हम लोग 3D में पढ़ चुके हैं नहीं, और ये डिस्टेंस 3D से ही आ रहा है, ऐसे हम लोगों को वेक्टर से नहीं मिल रहा। क्लियर है बातें, ये कहां से मिल रहा है, 3D से ही मिल रहा है। ऑल्सो इसीलिए हम P यहां पे ले लिए हैं एक्स वाई जेड, मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर ओपी क्या हो जाएगा, रूट अंडर, मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ओपी का मैग्नीट्यूड को ओपी डायरेक्ट ओपी लिख सकते हैं, रूट अंडर क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कहां से ये चीज डायरेक्ट लिख लिया हम लोग, 3D से। कहां से लिख लिए 3D से। 3D में हम लोग पढ़े हैं पीछे, स्पेस का कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x, y, z है, तो उसका ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, नहीं ठीक। तो ओपी किसी भी पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर OP जो होगा, उसका मैग्नीट्यूड, यदि P का कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है तो उसका मैग्नीट्यूड, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना कोई डॉट इसमें। अब आइए हम लोग एरो दे करके लिखेंगे, पॉइंट बनाएंगे, P का पोजीशन वेक्टर लिखे हैं तो जनरली इसको शॉर्ट संक्षेप में हम लोग सिंपली स्मॉल p पर वेक्टर का सिंबल दे करके रिप्रेजेंट करते हैं। पॉइंट A है, पॉइंट B है, पॉइंट C है, उसका पोजीशन वेक्टर लिखना है तो स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c पर एरो दे करके रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है, लिखेंगे पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स A, B, C आर जनरली, ओ ए ओ बी ओ सी होगा नहीं, लेकिन आर जनरली डिनोटेड बाय स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी ले लेते हैं वेक्टर के साथ, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी रिस्पेक्टिवली। क्लियर है, तो पी के लिए स्मॉल पी के लिए स्मॉल पी, और मैग्नीट्यूड इसका क्या, सीधे एबीसी, सीधे एबीसी। उतारिए, ये पोजीशन वेक्टर के बारे में सारा चीज हुआ। नेक्स्ट हम लोग वेक्टर में टॉपिक लेकर चलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस वेक्टर के लिए डायरेक्शन कोसाइंस को डिफाइन करते हैं, मेनली पोजीशन वेक्टर के लिए, सभी वेक्टर के लिए डिफाइन होता है। तो अभी हम लोग तो सिर्फ पोजीशन वेक्टर पढ़े हैं इधर नहीं, तो डायरेक्शन कोसाइंस देखो कैसे डिफाइन करते हैं, जानिए इसको। यदि OP पॉइंट P का क्या है, पोजीशन वेक्टर है, OP पॉइंट P का क्या है, पोजीशन वेक्टर है, पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर है OP, ठीक। यदि यह पोजीशन वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है, और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा पॉइंट P के पोजीशन वेक्टर OP का डायरेक्शन कोसाइंस कहलाता है। पॉइंट P के पोजीशन वेक्टर OP का डायरेक्शन कोसाइंस क्या कहलाया, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। क्लियर है, तो इसको ऐसे हम लोग लिखेंगे, लेट P x y z बी अ पॉइंट
whose position vector OP makes angles alpha, beta and gamma with coordinate axes respectively, then cos alpha, cos beta and cos gamma are called direction cosines, संक्षेप में इसको डीसीज लिखते हैं, ऑफ ओपी, ऑफ पोजीशन वेक्टर ओपी। सुनिए क्या लिखे हैं, यदि P एक पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर OP है, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है OP है, और ये OP जो है एंगल बनाता है अल्फा बीटा गामा विद कोऑर्डिनेट एक्सिस रिस्पेक्टिवली, मतलब एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ गामा बीटा और जेड एक्सिस के साथ गामा, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ गामा। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा जो है क्या कहलाता है, डायरेक्शन कोसाइंस कहलाता है, किसका, OP का, है ना। they are denoted by LM से, मतलब L हो गया कॉस अल्फा, M हो गया कॉस बीटा एंड N हो गया कॉस गामा। N क्या हो गया, कॉस गामा। क्लियर है चीजें, उतारिए तेजी में। हम लोग कोई पॉइंट है PXYZ, उसका पोजीशन वेक्टर OP के डायरेक्शन कोसाइंस को निकालने जा रहे हैं, OP के डायरेक्शन कोसाइंस को निकालने जा रहे हैं, मतलब पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया, अल्फा बीटा गामा हमें नहीं दिया है, और तब डायरेक्शन कोसाइंस निकाला, मतलब कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा का मान निकाला है, LMN का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, LMN का मान निकालना है। ठीक, चलिए उसके लिए सबसे पहले एक फिगर हमें बनाना होगा। गप नहीं करेंगे कोई, ये है हमारा पॉइंट P x, y, z, P x, y, z, ठीक ना। अब ये हमारा OP है, क्या है ये, वेक्टर OP है। ये एंगल हमारा क्या है, अल्फा है, क्या है, अल्फा है। ठीक, ये एंगल हमारा क्या है, बीटा है, और ये एंगल हमारा क्या है, गामा है। ठीक, अल्फा बीटा गामा। हमें क्या चाहिए, इसको हम लोग इस तरह से थोड़ा सा मेहनत करते हैं, यहां नाम दे देते हैं A B, ये Y एक्सिस है, X एक्सिस है, Z एक्सिस है, AB C, और P M N Q दे देते हैं, MN Q O ले चुके हैं। चलिए हमें कॉस अल्फा चाहिए, क्या चाहिए, यदि इसको मिलाए तो गौर से देखा जाए तो ये क्या है, ये एक घनाभ है, और इस किनारे पर आप इस चीज को जानिए, ये एक घनाभ है, नहीं, ये हमारा P है, ये हमारा क्या है, P है, और यदि ये P है, ये
पीछे वाला ये वाला क्या है, ये वाला Q है, ये वाला नहीं N है, और ये A है, और यहाँ से जो जा रही है भुजा वो क्या है, एक्स एक्सिस है नहीं, तो ये एक्स एक्सिस है। और अभी जो हमारा P है, ये किनारा और ये किनारा OP है, ये O है और ये P है नहीं, तो ये जो हम अभी PA लिखे हैं वो PA ये है PA ये, और ये जो होगा वो एक्स एक्सिस पे लंब होगा या नहीं, एक्स एक्सिस पे लंब है, देखा जाए गौर से। ठीक, आप ये देखिए, ये हमारा अंगुली क्या है, एक्स एक्सिस है, अंगुली क्या है, और ये हमारा PA है एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर, लंब है पूरा नहीं, क्या है 90 डिग्री है। ठीक, मतलब ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, क्या है ये 90 डिग्री। मतलब ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल OAP में कॉस अल्फा नहीं निकाल सकते, हम जानते हैं OA कितना है, OA की लंबाई उतनी ही होगी जितना PM है, PM कितना है x है, तो OA भी क्या है x है। उसी प्रकार OB y है, OB क्या है y है, और उसी प्रकार से OC क्या है z है, OC क्या है z है। तो हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, फ्रॉम फिगर डायरेक्ट लिख रहे हैं, फ्रॉम फिगर इन ट्राइंगल OAP कॉस अल्फा क्या, L इक्वल टू कॉस अल्फा होगा, कॉस अल्फा क्या होगा, कॉस अल्फा, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये 90 डिग्री के सामने का जो साइड होता है वो क्या है, हाइपोटेनस, और इस एंगल के लिए ये क्या बेस, और ये परपेंडिकुलर, तो बेस बाय हाइपोटेनस होता है OA बट्टा OP, और OA x है, OP यदि आप y है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका OP का लेंथ कह सकते हैं, जिसको आप यदि OP को वेक्टर R बोल दें, वेक्टर R बोल दें, तो स्मॉल r, x बट्टा क्या r, x बट्टा r, जहां r क्या है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्लियर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सिमिलरली n क्या आ जाएगा, n कॉस बीटा नहीं, और कॉस बीटा यहां से परपेंडिकुलर डालते हैं, फिर वही बात, ये 90 डिग्री नहीं, तो डायरेक्ट लिखते हैं n बराबर y बट्टा रूट अंडर क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, या y बट्टा क्या r, y बट्टा r, एंड mn lm, ये m था, क्या था ये m, अब n क्या हो जाएगा, z बट्टा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा, जो कि क्या z बट्टा r हो जाएगा, z बट्टा r हो जाएगा। नोट, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, एल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का मान क्या होगा, एक्स स्क्वायर बट्टा r स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टा r स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बट्टा r स्क्वायर, सबका डिनोमिनेटर r स्क्वायर, तो r स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, r क्या है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर नहीं, तो r का स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान क्या होगा r स्क्वायर, तो r स्क्वायर बट्टा r स्क्वायर, मतलब कट के कितना एक, कट के कितना एक, 1 आ जाता है ना, मतलब हमारे पास एक रिजल्ट आ रहा है एल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का सम कितना एक, मतलब किसी भी वेक्टर के लिए उसके डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर्स का सम क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1 होता है, क्लियर है। यदि कोई पॉइंट P x y z है और कुछ नहीं दिया, तो उसके पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइंस x बट्टा OP, OP मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड है ना आ रहा है OP का, R क्या है OP का मैग्नीट्यूड है, x बट्टा OP L का मान, y बट्टा OP M का मान, और z बट्टा OP N का मान, डायरेक्शन कोसाइंस आ गया नहीं, x बट्टा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, L का मान, y बट्टा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर M का मान, और z बट्टा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर N का मान, नहीं ना कोई डाउट। हम लोग देखे इसमें कि डायरेक्शन कोसाइंस के जो स्क्वायर्स का सम है वो कितना होता है 1 होता है, कितना होता है, नहीं कोई डाउट, चलिए जाने उतारिए।
जो हमारा P पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है एक्स वाई जेड, उसको हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस L, M और N के पदों में लिख सकते हैं। L, M, N के पदों में लिख सकते हैं। ठीक, क्या होगा देखिए, यहां से सिंपल सी बात है, L क्या है x बाई आर, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं x बराबर LR, y बराबर MR, नहीं ठीक, एंड z बराबर क्या लिखा जा सकता है NR। मतलब यदि हमें डायरेक्शन कोसाइंस दिया रहे और पोजीशन वेक्टर का लेंथ r क्या है, लेंथ है, वो दे दिया रहे, तो जिस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है उसका कोऑर्डिनेट्स हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर ना? और आप देखिएगा तो यहां से स्पष्ट हो रहा है क्लियरली, यदि हम x बट्टा L की बात करें, x बट्टा किसकी बात करें या L बट्टा x की बात करें, L बट्टा x क्या आएगा 1 बट्टा R, M बट्टा y क्या आएगा 1 बाय R, और N बट्टा Z क्या आएगा 1 बाय R, सब 1 बाय R आ रहा है नहीं, मतलब दैट इज एक्स वाई जेड आर प्रोपोर्शनल टू L, M, N। एक्स वाई जेड L, M, N के क्या है समानुपाती है। ये जो L, M, N के समानुपाती 3 नंबर मिल रहा है एक्स वाई जेड, इसको हम लोग 3 नंबर्स का जो सेट मिल रहा है, इसे हम लोग पोजीशन वेक्टर OP का डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। पोजीशन वेक्टर OP का क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियो। क्लियर है? ठीक, हम लोग डायरेक्शन रेशियो नए पॉइंट पर पहुंच गए। ठीक, प्रोपोर्शनल टू R, दिस एक्स वाई जेड आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओपी। वेक्टर ओपी का क्या कहलाता है, ये डायरेक्शन रेशियो। मतलब डायरेक्शन रेशियो को डिफाइन यदि करना हो, डायरेक्शन रेशियो को डिफाइन यदि करना हो, तो 3 नंबर्स का सेट, सभी 3 मतलब हर 3 नंबर्स का सेट जो डायरेक्शन कोसाइंस जो है L, M, N उसके क्या हो प्रोपोर्शनल हो, उसके क्या हो प्रोपोर्शनल हो, क्या हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो। मतलब यदि P का कोऑर्डिनेट्स आपको एक्स वाई जेड दे दिया, तो OP वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो एक्स वाई जेड ही बोल सकते हैं आप, या उसके अलावे 2x 3x 4x 2x 2y 2z भी ले सकते हैं, 3x 3y 3z भी ले सकते हैं, क्योंकि प्रोपोर्शनल होगा L, M, N के, वो L, M, N के क्या होगा, तो लिखेंगे द सेट ऑफ 3 नंबर्स A, B, C which are proportional to the direction cosines L, M, N are called direction ratios, क्या कहलाता है ये डायरेक्शन रेशियोज। क्लियर है ना? ठीक, मतलब डायरेक्शन कोसाइंस यदि आपको हम दे दिए कितना 1 3 5, नहीं 1 3 5 डायरेक्शन कोसाइंस नहीं हो सकता नहीं, आप इतना जानिए फिर से, यदि डायरेक्शन कोसाइंस हम लोगों को लेना है, क्या लेना है डायरेक्शन कोसाइंस लेना है, तो 1/√3 1/√3 और 1/√3 ले लिए, ये डायरेक्शन कोसाइंस हो सकता है। किसी के पीछे माइनस भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 1 आ रहा है, एलिमेंट का स्क्वायर क्या आ रहा है 1 आ रहा है, इसके प्रोपोर्शनल नंबर लेना है, इसके प्रोपोर्शनल नंबर लेना है। ठीक, तो इसके प्रोपोर्शनल मान लीजिए नंबर हम लोग लेकर चलते हैं प्रोपोर्शनल में, यदि क्या ले लेते हैं -5 5 और 5 5/√3 5/√3 5/√3, नहीं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, ये क्या है डायरेक्शन रेशियोज है, क्या है ये। अब इसके जगह कोई ले सकता था क्या चीज, -2 भी ले सकता था,
दो भी ले सकता है, ये भी डायरेक्शन रेशियोज है, ये भी क्या है, डायरेक्शन रेशियोज है उस वेक्टर का जिसका ये डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है। क्लियर है बात? ठीक, तो डायरेक्शन कोसाइंस किसी वेक्टर का यूनिक होगा, किसी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगा, एक ही हो सकता है, एक से ज्यादा एक ही सेट होगा 3 नंबर्स का, लेकिन डायरेक्शन रेशियो अनेक हो सकता है। डायरेक्शन रेशियो क्योंकि परिभाषा दे रहे हैं वो 3 नंबर्स जो क्या डायरेक्शन कोसाइंस LMN के प्रोपोर्शनल हो। तो यदि मान लीजिए LMN के प्रोपोर्शनल है 2, 5, 7, तो 4, 10, 14 भी प्रोपोर्शनल होगा, अनुपात वही आएगा। ठीक, समान अनुपात में होगा, वही नहीं समान अनुपात में आएगा, वही अनुपात समान होना चाहिए। L/2 यदि बराबर है M/5 N/ कितने 7 के, तो निश्चित रूप से L/4 भी बराबर होगा M/10 और N/14 के, क्योंकि समान अनुपात निकालने में यदि 2 से डिवाइड कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे 2 से डिवाइड कर देंगे तो फिर से वही आ जाएगा क्या। तो हम बस इतना यहाँ पे मेंशन करना चाहेंगे कि किसी एक वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइंस यूनिक होगा, बट डायरेक्शन रेशियोज कितना इनफाइनाइट हो सकता है। ठीक, इस चीज को हम लोग एरो दे करके लिखेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर ऐसे लिखते हैं, द सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर इज यूनिक but direction ratio, the set of direction ratios, the set of direction ratios, सेट्स कर दीजिए, आर इनफाइनाइटली मेनी, बहुत सारा हो सकता है। क्लियर है, कई डायरेक्शन कोसाइंस हो सकता है, डायरेक्शन रेशियो हो सकता है, डायरेक्शन कोसाइंस का सेट एक ही हुआ, लेकिन डायरेक्शन कोसाइन रेशियो इनफाइनाइट हो सकता है। ठीक, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, पहला होगा जीरो वेक्टर, नाम ही है जीरो वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो, है ना। A vector having magnitude 0 is called zero vector, is called zero vector. It is denoted by जीरो पर वेक्टर का सिंबल दे दीजिए, ओ पे दिया जाता है। ठीक, लेकिन हम लोग देखिए छोटा ओ लेकर चल सकते हैं। ठीक, जीरो वेक्टर डिनोटेड बाय जीरो वेक्टर। ठीक, वैसे जीरो पे रखा है, जीरो ही दीजिए, जीरो पे वेक्टर का सिंबल, जीरो पे वेक्टर का सिंबल। ठीक, इस तरह से डिनोट करते हैं। मतलब देखो, जीरो वेक्टर कहने का मतलब है इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट यही हो जाए, सेम हो जाए, क्या, तब ना मैग्नीट्यूड जीरो, थोड़ा भी आगे बढ़े तो मैग्नीट्यूड जीरो नहीं रहा। ठीक, एरो दे करके इस चीज को आप हम मेंशन कर सकते हैं, द इनिशियल पॉइंट एंड द टर्मिनल पॉइंट of a zero vector coincide of a zero vector coincide। ठीक, AA BB ETC आर जीरो वेक्टर, ये सब क्या है, जीरो वेक्टर। अब बताइए तो जीरो वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, डिटरमाइंड ही नहीं किया जा सकता, डायरेक्शन भी जीरो होता है क्या, उसका डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। क्लियर ना, पॉइंट ही है, अब किस दिशा में चले कोई ठीक नहीं है।
ठीक, तो हम लोग इसको लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ a zero vector cannot be assigned नहीं किया जा सकता, निर्धारित निश्चित नहीं किया जा सकता। क्लियर ना? लिखना बंद कीजिए। सेकेंड हम लोग देख रहे हैं को इनिशियल वेक्टर्स। देखिए, दो या दो से अधिक वेक्टर्स को को इनिशियल बोलेंगे। नाम है को इनिशियल, जिसके इनिशियल पॉइंट्स क्या हो, कॉमन हो। जिसके इनिशियल पॉइंट्स क्या हो, कॉमन हो। 2 और मोर देन टू वेक्टर्स which have same initial point, have the same initial points are called co-initial vector, ठीक, देखिए, एक हम ए बी ले लिए और फिर ए सी ले लिए। इनिशियल पॉइंट क्या है, ए है, दोनों में कॉमन है, तो हम लोग लिख सकते हैं, लिखेंगे यहाँ पे ए बी एंड ए सी आर को इनिशियल वेक्टर्स। क्लियर ना? जिसके इनिशियल पॉइंट सेम हो, जिसके इनिशियल पॉइंट क्या हो, सेम हो। ठीक, जीरो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो, को इनिशियल वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट क्या हो, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, जीरो वेक्टर में, और को इनिशियल वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट्स क्या हो, सेम हो। दो या दो से अधिक वेक्टर इनिशियल पॉइंट यदि सेम हो जाता है तो क्या होगा, वो को इनिशियल वेक्टर्स। हो गया? टाइम देख रहा है हाँ? ये सब पहुंच जाता है स्कूल, सोचो अभी वो पहुंच जाता है स्कूल पे खेलने के लिए, पढ़ेगा सो नहीं। हो गया है, दे देते हैं।
2 एगो और है। इसको कम से कम पहला एक्सरसाइज मौखिक बन जाएगा और उसका भी थ्योरी हम लोग अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाए। ठीक, मिटा देना। चलिए नेक्स्ट है हमारा कोलिनियर वेक्टर्स। वीडियो चल रहा है ना? नेक्स्ट कोलिनियर वेक्टर, तीसरा कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स देखिए, 2 या 2 से अधिक वेक्टर्स मान लो ये वेक्टर भी है, ये कोई लाइन है, ये कोई लाइन है L। ठीक, 2 या 2 से अधिक वेक्टर, चाहे उसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, एक ही लाइन के मैग्नीट्यूड कुछ भी हो और डायरेक्शन कुछ भी हो, यदि एक ही लाइन के वो पैरेलल है, एक ही लाइन के क्या है, तो वो आपस में कोलिनियर वेक्टर्स कहलाते हैं। आपस में कोलिनियर वेक्टर्स कहलाते हैं। क्या लिखेंगे? 2 और more than 2 vectors which are parallel to the same line are called collinear vectors। कोलिनियर वेक्टर्स, इसको आप पैरेलल वेक्टर्स भी बोल सकते हैं। कोलिनियर वेक्टर्स को पैरेलल वेक्टर्स भी बोल सकते हैं। ठीक, इसके मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, मैग्नीट्यूड पर कोई कमेंट नहीं किए, डायरेक्शन पर कोई कमेंट नहीं किए, डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकता है। क्लियर ना? ठीक, क्या कहलाता है ये? कोलिनियर वेक्टर कहलाता है, नहीं ना नोटिस में? ठीक, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वेक्टर ए पैरेलल है किसके? एल के। वेक्टर बी पैरेलल है किसके? एल के, है ना? देयरफॉर ए एंड बी आर कोलिनियर वेक्टर्स, आर कोलिनियर वेक्टर्स। क्लियर है? फोर्थ हमारा होगा, लिखना बंद रखेंगे, निगेटिव वेक्टर्स। ठीक, निगेटिव वेक्टर्स किसी वेक्टर का डिफाइन करते हैं। निगेटिव वेक्टर्स किसी वेक्टर का डिफाइन करते हैं। पहले कोई वेक्टर मालूम होना चाहिए, तब उसका निगेटिव हम बताएंगे। ठीक, तो निगेटिव वेक्टर कुछ और नहीं, ए यदि कोई वेक्टर है तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ए के मैग्नीट्यूड के बराबर हो, लेकिन जिसका डायरेक्शन ए के डायरेक्शन के ठीक अपोजिट हो, उसे ए का क्या बोलेंगे? निगेटिव वेक्टर। मतलब कहने का अर्थ ये है कि कोई वेक्टर है ए बी, ठीक, ए बी यदि एक वेक्टर है तो ए बी का जो निगेटिव वेक्टर होगा वो बी ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बी का जो निगेटिव वेक्टर होगा वो क्या होगा? बी ए होगा। क्लियर है ना? क्या होगा वो? बी। ठीक, चलिए हम लोग लिखते हैं उस एग्जाम्पल को बाद में, पहले इसको डिफाइन करते हैं। लेट ए बी एनी वेक्टर देन अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड दैट ऑफ ए, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? ए के मैग्नीट्यूड के, दैट ऑफ ए मतलब क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ ए। देन अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड दिस एंड ऑफ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ ए is called negative vector of vector A. It is denoted by कैसे डिनोट करते हैं? माइनस ए से। कैसे लिखते हैं इसको? माइनस ए से। ठीक, कहने का मतलब ये, यदि ए है इसी मैग्नीट्यूड का लेकिन अपोजिट डायरेक्शन, क्या होना चाहिए? डायरेक्शन अपोजिट हो जाना चाहिए। ये क्या हो जाएगा? माइनस ए। यदि ये हम कहते हैं कि क्या है? 2 यूनिट है, लेंथ कितना है इसका? उतना ही रखे हैं, 2 यूनिट, लेकिन डायरेक्शन इसका ये है, इसका डायरेक्शन ये हो गया। ठीक, देखो पहला। दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं क्या है? ये ए और ये बी। ठीक, तो निगेटिव ऑफ ए बी क्या हो जाएगा? निगेटिव ऑफ ए बी माइनस ए बी लिखेंगे। ए का निगेटिव माइनस ए से लिखे हैं,
तो माइनस ए बी क्या हो जाएगा, बी ए हो जाएगा। बी इनिशियल पॉइंट हो गया और ए क्या हो गया, टर्मिनल पॉइंट। बी से ए की ओर, बी से ए की ओर, ऑटोमेटिकली डायरेक्शन बदल जाएगा नहीं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग ये चीज दिखला दिए, ये बी और ये ए, गप नहीं, क्लियर है ये चीज। निगेटिव ऑफ अ वेक्टर, मतलब किसी भी वेक्टर का निगेटिव करना है तो वेक्टर के डायरेक्शन को बदल दीजिए, मैग्नीट्यूड बदलना नहीं, ठीक ना। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इक्वल वेक्टर्स। नाम ही है इक्वल वेक्टर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होता है, तो दो वेक्टर्स को इक्वल तब कहेंगे सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हो। सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने वाला दो वेक्टर तब इक्वल कहलाता है जब उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या हो, सेम हो। वैसे हम लोग, आप इतना जानिए कि हम लोग गणित पढ़ रहे हैं और गणित में अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, ये सब नहीं आएगा हमारे सामने, तो हम लोगों को उस चीज को मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है कि सेम फिजिकल क्वांटिटी, ठीक ना। ठीक, तो हम लोग पांचवा है इक्वल वेक्टर्स, है ना। टू वेक्टर्स A and B are said to be equal. A and B are said to be equal if their magnitude as well as their magnitudes as well as their directions are same, उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों यदि सेम हो तो वेक्टर्स क्या कहलाएगा, इक्वल। क्लियर है। इट इज डिनोटेड बाय ए इक्वल बी, क्लियर है ना। ठीक, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होने चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होने चाहिए। चलिए, सिक्स्थ हमारा है यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर लिखना बंद कीजिए, समझिए। अभी तक जितना पढ़े हैं इक्वल, पैरेलल वगैरह जो भी कोलिनियर, कोइनिशियल, उस सबको एक बार पढ़ लेना है, ज़्यादा उस पर फोकस करने की आवश्यकता नहीं है, वैसे भी ध्यान रहेगा। यूनिट वेक्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी स्टार्ट हो रहा है और यूनिट वेक्टर के ही मदद से हम लोग सारा चीज़ करेंगे। और 3D का लास्ट जब होगा तब तक यूनिट वेक्टर कभी किसी सवाल में पीछा नहीं छोड़ेगा, मतलब उसका कॉन्सेप्ट आपको बेहतर ढंग से आने चाहिए यूनिट वेक्टर का। ठीक, उसमें सेकेंड नंबर पे ही यूनिट वेक्टर दिया था, लेकिन हम सबसे लास्ट में बता रहे हैं इसलिए क्योंकि यूनिट वेक्टर में जो भी कुछ है लगभग सारा चीज़ हम यहीं पे बताएंगे, है थोड़ा। ठीक, जानते हैं, नाम ही है यूनिट वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो। क्या हो, 1 यूनिट हो, उसे क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है। ठीक, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसे क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर। अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड 1 यूनिट is called unit vector, is called unit vector. Having magnitude 1 unit is called unit vector. एरो दे करके लिखेंगे, यूनिट वेक्टर along a vector A is denoted by A कैप। वेक्टर A के along जो यूनिट वेक्टर होगा, यदि कोई वेक्टर है A, इसके along जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा, A कैप। क्या होगा, A कैप। इसके along जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा, A कैप। क्लियर है। ठीक, अब चलिए हम लोग जानते हैं यूनिट वेक्टर के बारे में और थोड़ा चीज नोट करके लिखेंगे। हम लोग 3D की बात करते हैं तो 3D में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होता है, नहीं तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है, तो आप क्या बता सकते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलॉन्ग, मतलब
सबसे पहले तो हमें जानना होगा, है ना, पहले आप जानिए इस चीज़ को, ठीक, तब हम आपसे कुछ पूछेंगे। एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग और जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको फिक्स कर दिया गया है। ठीक, क्या कर दिया गया है? फिक्स कर दिया गया है। कहा गया कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा उसको हम हमेशा आई कैप से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? आई कैप से। किससे डिनोट करेंगे? जो वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर होगा उसे हम लोग किससे डिनोट करेंगे? जे कैप से। और जो जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर होगा उसे किससे डिनोट करेंगे? के कैप से। क्लियर है? एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर जे कैप और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर के कैप। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग है। ठीक ना? अब बताइए निगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होगा? सिंपल सी बात है, हमें इस आई कैप जिस डायरेक्शन में है उसके अपोजिट डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए। नहीं तो अपोजिट डायरेक्शन में मतलब क्या? आई का माइनस आई। अभी जस्ट देखें निगेटिव ऑफ अ वेक्टर, आई का निगेटिव वेक्टर चाहिए हमें। एक्स डैश के डायरेक्शन में, निगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हमें एक यूनिट वेक्टर चाहिए। मतलब क्या? आई के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड 1 रखना है तो आई के बराबर मैग्नीट्यूड लेना है, डायरेक्शन अपोजिट करना है, मतलब आई का निगेटिव, आई का निगेटिव। तो इस चीज को हम लोग लिखेंगे यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस आर आई कैप, जे कैप एंड के कैप रिस्पेक्टिवली। ठीक, दूसरा पॉइंट लिख लेंगे इसमें, यूनिट वेक्टर्स अलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव वाई एक्सिस एंड निगेटिव जेड एक्सिस आर माइनस आई कैप, माइनस जे कैप एंड माइनस के कैप रिस्पेक्टिवली। क्लियर है ये चीज? कोई डाउट नहीं ना? याद रखना है एक्स एक्सिस के, ये भी पूछता है ऑब्जेक्टिव में, एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है, वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है, जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है। क्लियर ना? ये भी पूछा जा सकता है आपसे। ठीक, चलिए एक्सरसाइज पहला आपका एनसीईआरटी से या किसी भी बुक से जो शुरू का एक्सरसाइज होगा वो पूरा आप कंप्लीट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, इसको एक बार पढ़िएगा, सवाल तुरंत सॉल्व हो जाएगा, उसमें सब ऑब्जेक्टिव टाइप में है। आगे हम लोग अब वेक्टर्स के एडिशन देखेंगे, सब्ट्रैक्शन देखेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। ठीक, कंपोनेंट्स देखेंगे, वेक्टर्स के कंपोनेंट्स देखेंगे। ठीक, प्रोजेक्शन देखेंगे। ये इतने टॉपिक है नेक्स्ट एक्सरसाइज में। ठीक।